मौजूदा जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके काम पर भी आपकी कोई राय होगी? उनके क्लेम बोलते जाएं, उसके सामने मैं उनका सत्य दिखाता जाता हूं। 50 दिन की सरकार को कांग्रेस ने जो समर्थन दिया था वो कांग्रेस की एक राजनीतिक चूक थी। मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूं, आग लगा दो इन बसों में, अगर मेरी है मैं कुछ नहीं कहूँ। इन्होंने अपनी माँ का कर्ज चुकाया था। मैं ये नहीं कहूंगा बदला लेना है, लेकिन उसका जवाब तो देना है। इनकम टैक्स में अपने 1000-2000 करोड़ रुपए तो दिखाए होंगे। देखो 2-3 साल से तो मैं इनकम टैक्स भी नहीं शायद नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास टैक्सेबल इनकम भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सागर। आप लोग देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। दिल्ली में चुनाव, जी हां, शंखनाद हो चुका है। अब नई दिल्ली का जिक्र हो रहा है, तो नई दिल्ली का अगर जिक्र होगा तो जिक्र होगा उस शख्सियत का जो यहां से ताल ठोक रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित। संदीप जी, नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार संदीप जी। सबसे पहला सवाल, आप दिल्ली आपके लिए कोई नई नहीं है, पहले पूर्वी दिल्ली थी, अब नई दिल्ली है। किन अनुभवों के साथ उतर रहे हैं? 2-3 है। एक तो राजनीतिक अनुभव, स्वाभाविक है कि राजनीतिक परिवार से रहे हैं, कई इलेक्शन लड़ाए हैं, माताजी का भी सहयोग किया है, तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी नई दिल्ली की है। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री रही 15 साल, तो उन 15 साल में क्या हुआ वो एक अनुभव है, पिछले 10 साल में क्या हुआ वो है। और जो मैं विशेष मानता हूँ कि जो 10 साल में सांसद रहा और उसमें हम लोगों को सरकार में जो काम करने का मौका मिला, वो काम करने का जो अनुभव है, किस तरीके से एमसीडी से, सरकारों से आपस में सामंजस्य करके करना, वो कम से कम काम करने की क्षमता बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा। तो ये 3-4 चीज़ें लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। आप एक वर्ड बहुत बोल रहे हैं, काम करने का अनुभव जी। तो मौजूदा जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके काम पर भी आपकी कोई राय होगी? आपका क्या नजरिया? वो तो कहते हैं दिल्ली बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। मैं तो तमाम जितने भी हमारे मीडिया के मित्र मिले हैं उनसे मैं कहता हूं, मैं तमाम और लोगों से कहता हूं कि आप उनसे बुलवाकर सारी उनकी कह दीजिए कि आपने क्या क्या किया है, और मुझे बिठा दीजिए बगल में। अगर मैं आपके सामने उन्हीं के तथ्यों से, अपने नहीं जी, मैं अपना एक भी शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा जी, मैं उन्हीं के शब्दों से, बल्कि अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा भी नहीं, उनके क्लेम बोलते जाएं, उसके सामने मैं उनका सत्य दिखाता जाता हूं, और फिर पता कर लीजिएगा 10 साल में वो कुछ कर पाए कि नहीं। देखिए, एक होता है एक सरकार, पिछला कुछ काम चल रहा है, उस पर फिर ठीक अपने ईंट लेपापोती करती रहे, वो तो कोई भी सरकार करेगी, हिंदुस्तान की सरकारें इतनी निकम्मी नहीं है। लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा इन्होंने काम किया है कि 1% भी किसी चीज की गति बढ़ाई हो, 0.5% भी बढ़ाई हो। ये तो वो एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल, ट्रांसपोर्ट मॉडल, तो मैं कोई कर रहा हूं। चलो मैं एक आध छोटे मोटे आंकड़े जैसे आपको बता देता हूं, है ना। सबसे पहले जैसे ये कहते हैं 2 लाइन या 3 लाइन में, ये मैं एजुकेशन करता हूं, बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए समय नहीं खराब करूंगा। ये कहते हैं हम पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, ठीक है, बजट तो बढ़ते ही पैसा तो खर्च होगा, कल के बनस्पत आज ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि टू जीडीपी रेशियो आपने कितना एजुकेशन में खर्च किया। शीला जी के आखिरी साल में 1.4% था, आज 1.36% है। तो कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है बता दो भाई जी। सिर्फ हल्ला गुल्ला से नहीं होता है। फिर आप कह रहे हैं कि साहब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो हम गिनते हैं पास परसेंटेज से, और तो कोई तरीका है नहीं। भैया आपकी बिटिया या मेरी बिटिया एक बहुत सुंदर स्कूल में जाएं, अति सुंदर, और 50% आए, और एक सामान्य स्कूल में जाएं और 90% आए, शिक्षा कौन सी बेटर है? 90% ना। बिल्कुल। तो शीला जी ने तो कोई ढोल नहीं पीटा था शिक्षा का। वो जब आई थी, सीएम बनी थी, तो दिल्ली में 64% बच्चे पास होते थे 12वीं में। जब वो हटाई गई हैं तो 89% था, मतलब 25% की बढ़ोतरी 15 साल में। इनका पिछले साल का पास परसेंटेज था 12वीं का 91%, इस साल 96 है, कभी ऊपर होता कभी नहीं। तो पिछले साल के बनस्पत करो तो 2%, इस साल करो तो 6-7%। 10 साल में 7%, 15 साल में 25%। अब आप बता दो उत्कृष्ट एजुकेशन किसकी है? लेकिन मैं आखिर 1-2 और सुन लो ना जी जी। अब आप ये कहते हैं कि साहब बच्चे कूद कूद के सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूल से प्राइवेट में। हाँ, सरकारी स्कूल से प्राइवेट से सरकारी में आ रहे हैं जी। एक तो मैं आपको आंकड़ा बताता हूं जो खुद इनकी सरकार का छापा हुआ है, और ये मैं सारे आंकड़े इनके सरकार के दस्तावेजों का दे रहा हूं। जब शीला जी की सरकार थी उसके आखिरी साल में, तो एक आंकड़ा आता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स, वो 27%, 27.1% के करीब था। 2 साल पहले तक, कोविड के पहले तक, 1920 तक वो 31% बढ़ गया था। यानी प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज्यादा हो गए थे। जब ये, अब ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हो यार तुम? तुम्हारा आंकड़ा कुछ कह रहा है। कोविड के बाद आपने देखा होगा बहुत से प्राइवेट स्कूल बंद हुए,
और उस कारण से आज भी ये 26.7 या 26.8% ऑलमोस्ट बराबर है। तो बच्चे आपके बढ़े नहीं साहब। फिर आप कहते हैं कि बच्चे एनरोलमेंट बढ़ रही है, तो मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। जब शीला जी आई थी तो 8 लाख बच्चे थे सरकारी स्कूलों में, जब वो हटी तो 16,10,000 थे, डबल हो गया। अब ऐसा है, वो स्पीड थी 4.77% पर एनम की। अगर उसी गति से हम चलते तो आज दिल्ली सरकार में करीबन 24 लाख बच्चे होने चाहिए। तो ये तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 24 से बढ़ने चाहिए थे ना। आज 17,10,000 हैं। सिर्फ 16,10,000 का 17,50,000 यूं। तो मेरा यह कि इन्होंने क्या किया है, उसकी गति पे 2-2, 3-3 नंबर बढ़ाए हैं। वहां 90 नंबर आ गए, यहां 92-93। उत्कृष्ट किसी तरीके से नहीं है। फिर मैं एक और आपको बात बताता हूं। ये कहते हैं ना कि साहब हमने कमरे बहुत सुंदर कर दिए। दुर्भाग्य से मेरे पास लैपटॉप नहीं है, और वो ज़माना सेल्फी का नहीं था, फोटोग्राफ का नहीं था, और आपको अच्छा लगे ना लगे, शीला जी का इश्तहार में बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं था, तो हमारे पास फोटो नहीं है। एक प्रोजेक्ट रूपांतर चालू हुआ था जिसने दिल्ली के करीबन 100-150 स्कूलों से ज़्यादा की तस्वीर बिल्कुल बदल दी थी। आप जब दर्शकों को दिखाओ तो मैं आपको उसके कुछ प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ। उन कमरों को आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो आज के कमरे हैं। जनता सब जानती है। तो ये तो जनता तब सब भी था, जानती है। लेकिन तब वो कमरे 7 लाख रुपए में बन रहे थे, आज वही कमरा 24 लाख में बन रहा है। ये जो कहते हैं ना कि मैंने करप्शन भी कम कर दिया, चलो ये मैंने एक आपको कहानी बता दी। फिर एक और बस मैं आपको कथा बताता हूं, उसके बाद आप तय करिएगा। आपको याद, ये बार बार कहते हैं कि मैंने पैसा बचाया है जी। 300 करोड़ का फ्लाईओवर बना, 200 करोड़ में, 400 करोड़ का फ्लाईओवर 300 करोड़ में। चलो मैं उसकी 2-3 चीजों की सत्य कथा बता देता हूं। ये 8-9 को बार बार कहते हैं, मुकरबा चौक का फ्लाईओवर, नंदनगरी का 4-5 है। उसका भी मैं आपको डेटा भेज दूंगा, और डेटा पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से निकाला हुआ है। जैसे एक का उदाहरण देता हूं, सब में यही एप्लीकेबल है। क्या होता है, 2012 में डीपीआर बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप जानते हैं डीपीआर जब बनता है उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो बनता है एक फ्लाईओवर का 430 करोड़ का, ठीक है। फिर क्या होता है, कैबिनेट एक डिसीजन लेती है दिल्ली सरकार में टेक्नोलॉजी बदलने की। तो जनवरी-फरवरी 2013 या दिसंबर-जनवरी 2012, कुछ का 2012 में था, कुछ का 2012 में था, टेंडरिंग होती है। 430 का जो डीपीआर था, टेंडर होता है 270 करोड़ में जी। शीला जी दोनों समय मुख्यमंत्री थी। वो ऑब्वियसली 13 में आप लोगों ने उनको हरा दिया, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाई, फिर फीता काटा इन्होंने। अच्छा, ये कहते हैं हमने हर चीज टाइम पर की, सारे इनके फ्लाईओवर में टाइम ओवर डिलेज हैं। चलो वो छोड़ देते हैं, ये कंप्लीट करते हैं 290 करोड़ में। अब ये कहते हैं कि 430 करोड़ का 290 मैंने किया। अब ये तो सीधा झूठ है ना, ये तो दिखावा भी नहीं है, ये तो झूठ है ना। ऐसे करके सारे फ्लाईओवर्स में इन्होंने इस तरीके का झूठ बोला। मुझे दुख क्या होता है कि यार तुम इतना बड़ा झूठ परोस रहे हो और सामने का व्यक्ति कभी तुमसे सवाल भी नहीं कर रहा है। ये 2-3 चीजें मैंने इसलिए आपको दी हैं कि इनकी पूरी कहानी झूठ पर स्थापित। अभी आप देखना, इन्होंने एक अभी इन्होंने कोई पॉडकास्ट किया था, बड़ा पॉपुलर था। उसमें ये कह रहे हैं मैंने 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई। दिल्ली सरकार के अधीन टोटल सड़कें ही 4,500 किलोमीटर है। इनका डेटा है, मेरा नहीं है। टोटल रोड्स अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, उसमें डीएसआईडीसी की कोई 2500-2600 हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई 2,500 आती है। तो जब 5,000-5,500 टोटल सड़कें हैं, तो तुमने 10,000 किलोमीटर टिम्बकटू में बना दी का? अरे कहां बनाई यार, बताओ तो। इन्होंने क्या किया है, वो की होगी रिपेयरिंग जो होती है, रिपेयरिंग तो हर 5 साल में होती है सड़कों की, उसको डबल कर लिया होगा। अब ये आंकड़ा कहां से लाते हैं वही जाने भैया। वैसे आंकड़ों के माहिर तो आप भी हैं और आंकड़ों को माहिर वो भी हैं, क्योंकि आपने देखा है। मैं आपको ये बताता हूं, उनके आंकड़ों को आप बस चेक कर लेना जी। नहीं, लेकिन आपने सत्य की बात कही। 2013 मुझे याद आ रहा है, 12-13, तब वो एक चार्जशीट लेके चलते थे 360 पेज, 360 पेज की। वो चार्जशीट आपने देखी कभी? सर मैंने नहीं देखी, मैं आपको नाम लेता हूं, वैसे नाम लेना नहीं चाहिए, बहुत सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, विजय कुमार मल्होत्रा जी। तो क्या हुआ था कि 2014 की बात है, जब ये 45 दिन के थे या 15 के जब ये बन गए थे, तो एक दिन मुझे कहीं विजय कुमार जी मिल गए, तो बताने लगे कि हम लोग बीजेपी का डेलीगेशन लेके इनके पास गए, मुख्यमंत्री के पास। स्वाभाविक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है। और ये गुहार लगाने गए थे कि आपके पास इतना सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ, उसके ऊपर केस करिए, उनको जेल डालिए। तो ये कह रहे हैं कि अपनी दराज से उन्होंने वो 360 पेज का सबूत निकाला। तो इन्होंने सबूत लेके पन्ने पलटे, तो 360 पेपर की कटिंग थी। अब पेपर की कटिंग, सबूत तो
केजरीवाल के कोर्ट में हो सकता है, हिंदुस्तान के किसी और कोर्ट में, किसी और थाने, आपके सामने भी अगर मैं सबूत पेपर के नाम पे रख दूं तो आप बाद में अपने मित्र से कहोगे यार संदीप बेवकूफ़ बना रहा था। अब इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई बनाए और दुर्भाग्य से लोग बन जाएं, तब इसके आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते। संदीप जी, मुझे वो दौर याद है, बहुत अच्छे से याद है, हम लोग बहुत रेगुलरली कवर कर रहे थे। आपको नहीं लगता वो 49 दिन में जो कांग्रेस का, आपने तब भी शायद इसका विरोध में सर उठाया था कि 49 दिन की सरकार को कांग्रेस ने जो समर्थन दिया था वो कांग्रेस की एक राजनीतिक चूक थी? ठीक, मैं थोड़ा सा उस समय का सर्कमस्टांस बता देता हूं, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, किसी कारण से आप निर्णय लेते हो, आगे चल के घाती बन जाता है। हुआ क्या था कि जिस दिन रिजल्ट आए, और काफ़ी बुरे रिजल्ट आए कांग्रेस के, 11:30-12 बजे सीएम साहिबा ने अपने इस्तीफा भेज दिया और हम लोगों से बोला उन्होंने शाम को, शकील अहमद जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैम बहुत ख़राब हुआ, नहीं होना था। उन्होंने कहा अब आई वुड लाइक टू रिटायर। ये उनका एक था फीलिंग कि नहीं, मैं अब एक्टिव राजनीति में नहीं रहूँगी। तो अगले दिन हमारे जो 7-8 विधायक जीते थे, एक तो सब उस दिन शाम को भी आए। फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए, हल्ला, नेचुरली सारा हल्ला, सारा फोकस चला गया केजरीवाल जी पे। तो जब ये विधायक आए, इसमें मुझे याद है हम भी बैठे हुए थे मैम के घर पे, 6-7 ने उनमें कहा कि मैम लोगों का फीडबैक ये आ रहा है कि सपोर्ट करो इसको, नहीं तो अगर डिसॉल्व हो गई हम सारा का सारा वोट ट्रांसफर कर देंगे आम आदमी पार्टी में। तो उन 5-6 विधायकों का ये कहना था कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और उन्होंने मैम से ये कहा कि आप हमारी लीडर हो। मतीन भाई थे उसमें, कई थे, हारून भाई थे, हाँ, तो इन सब अब इसमें किसने क्या कहा मुझे ठीक से याद नहीं है। उनका ये कहना था कि नहीं, इस समय अपने आप को भी और हमारी साख बचाने के लिए कम से कम 8 हमारे विधायक रहेंगे, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैम ने कहा ठीक है। फिर शकील अहमद जी ने पूछा, मैम ने कहा भाई जो ये कह रहे हैं प्लीज़ डू इट। तो उन्होंने उनकी राय को, मुझे मालूम है वो पर्सनली कह रही थी कि ये ठीक नहीं है, बट उनका कहना था, क्योंकि एक ये भी डर था कि ये विधायक कहीं टूट के ना चले जाएं जी, ये सब थोड़ा, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब वो आत्मघाती मान लो, गलत डिसीजन मान लो, जो भी मान लो, वो हो गया उस समय। अजय माकन एक लाइन ले रहे हैं, वो कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है? देखो, पहले मैंने ये कहा था कि देशद्रोही शब्द थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्वी हों, निकम्मे हों, खराब हों, भ्रष्ट हो, देशद्रोही सही शब्द नहीं है। और क्योंकि हमारी बीजेपी भी इसको इस्तेमाल करती रहती है कि जो हमारे साथ नहीं है वो देशद्रोही है। लेकिन उसके बाद जब माकन जी ने कहा कि मैं इसके सबूत दूंगा, देखो मैं माकन जी के बारे में एक चीज़ जानता हूँ, वो ऐसे हवा में बात नहीं करते, और जब उन्होंने कहा सबूत दूंगा तो कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा होगा जो दिखाता होगा कि सामान्य गड़बड़ी या सामान्य भ्रष्टाचार या सामान्य गलत काम करने के अलावा कुछ ऐसा किया है केजरीवाल ने जो एंटी नेशनल की श्रेणी में आ सकता है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हुई, ठीक है, आगे जब होगी तो इंतजार करेंगे। संदीप जी, आपके मन में अपने प्रतिद्वंदी के बारे में बड़ा दर्द है, आप उनको कुछ गलत शब्द नहीं कहना चाहते, लेकिन वो आपकी मां को लेकर के बहुत आरोप लगाए उन्होंने, आपको कभी बेचैनी नहीं हुई? नहीं हुई, बेचैनी हुई, बुरा लगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपके कई बार मैं ट्वीट देखता हूं, आप अपनी बेटी, यहां तक आप अपने जो पेट है, डॉग है आपका, आप उससे प्यार जताते हुए वीडियो और कई बार वो शेयर करते हैं, बच्चे भी आपके शेयर करते हैं। इंसिडेंटली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, और इनके यहाँ तो स्पॉन्सर्ड होता है, एक ये भी RTI भेजी थी कि मैं उस सवाल पे भी आऊंगा, मेरे बच्चों, मेरे कुत्तों का खर्चा कहां से आता है। हाँ, नहीं, पहला सवाल ये है कि क्या जब मां पे आरोप लगाए तो आपको बेचैनी या चुभन नहीं हुई? देखो, एक होता है राजनीतिक हमला, भारतीय जनता पार्टी भी हम पे हमले करती है, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, तीखे हमले करती है, लेकिन गिरे हुए हमले नहीं करती, बहुत फर्क है। आप तीखा करिए, कभी कभी होता है कि आप गलत बयानी भी कर देते हैं, कभी कभी हम सब झूठ बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घटियापन और इस तरीके से नीचे उतर जाना, सीएम जाती है निर्भय के कांड में मोमबत्ती जलाने और आप चप्पल फेंकवा देते हो, ये तो घटियापन है ना। तभी तो मैं, जैसे उस दिन जब आतिशी जी बहुत रो रही थी कि उन पे कुछ कहा गया, मेरी उनसे सहानुभूति है, और बिल्कुल उनके बारे में जो कहा गया बिल्कुल गलत है, लेकिन मैंने ये भी सवाल उठाया कि इस तरीके का गड्ढा तो आपने खोदना शुरू किया था ना, मेरा नेता चोर है, इसको सड़क पर फांसी दे देनी चाहिए, शीला दीक्षित को उठा के बाहर कर, मतलब क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किए। राजनीतिक स्तर में गिरावट कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो आप पे आके गिरता है। तो उस समय इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, तभी नहीं, अभी भी करते हैं। जब वो चुनाव लड़ रही थी नॉर्थ ईस्ट से, शायद उसके भी कुछ अनुभव आपको याद है कि? हाँ, थे ना, उसमें कई जगहों पे इन्होंने किया, हाँ, और कई जगहों पे, बल्कि मुझे एक बार याद है कि एकदम सडनली ट्वीट चला दिया और बहुत घटिया शब्द इनके एक आदमी ने इस्तेमाल किए कि बुढ़िया तो घर से निकल नहीं पा रही है बात, ये शब्द इनके ऑफिशियली चला था। बल्कि मुझे याद है लोगों ने मुझसे कहा कि मैम के बारे में ये कह रहे हैं, तो हमने कभी भी जिंदगी में मैम की पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं किया,
लेकिन उस समय मैम और मैं खाना खा रहे थे, मैंने उनकी फ़ोटो ली, वो आ जा रही थी, सबको खाना खिला रही थी, वो वीडियो बनाया और ट्वीट किया कि नहीं मैम हमारे बीच में हैं, स्वस्थ हैं और भोजन कर रही है। लेकिन आज मैं कुछ गुस्ताखी करने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आपके पास अकूत दौलत है, भ्रष्टाचार का बहुत पैसा है। आप बताइए मुझे आपके कितने मकान हैं और मैम के नाम से कितने मकान हैं, और आपका जो पेट है उसको सरकारी खाना कितने लाख रुपए में आता था? ये मैंने सुना एक आरटीआई भी आई थी। हाँ आई थी। चलो उस पर गिर लेते, पहले चलते हैं जो सबसे प्रसिद्ध बात है कि ये ऑरेंज बसें मेरी हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने चैलेंज करता हूं, जिसको लगता है मेरी है वो बस पकड़ ले, मेरे घर ले आए। मेरी है ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूं आग लगा दो इन बसों में, अगर मेरी है मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कोई साल भर पहले जब मैं थक गया इन आरोपों से, तो मैंने डिम्स जिसके अंदर ये चलती है उसको एक चिट्ठी लिखी कि भैया अगर मेरी बसें हैं, तुम तो रोज कहते हो, तो यार 10 साल से मुझे किराया तो तुमने 1 रुपया नहीं दिया, या तो मुझे 10 साल का किराया भेज दो या ये बात स्पष्ट कर दो कि ये बसें मेरी नहीं है। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, कई चीज़ें थी, इनके इतने मकान हैं, इतनी इनकी फैक्ट्रियां, मैंने एक लंबी चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि साहब ये मेरे पे आरोप हैं और भी कुछ होंगे। उसमें मैंने विटनेसों के नाम भी दिए, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, 2 4 5 और एक इनके बड़े चहेते आईपीएस अधिकारी होते थे, उन्होंने किसी को कह दिया कि मैं दिन में घूमता हूँ सामान्य गाड़ी में, रात को गुलछर्रे उड़ाता हूँ पजेरों में, तो मैंने कहा वो पजेरो भी मुझे मिल जाए। और मैंने कहा कि साहब मेरे इनकम टैक्स में जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, मेरी कमाई के एसेट्स हैं, मेरे पिताजी के आए हुए हैं, मदर के आए हुए हैं, उसके अलावा एक पिन अगर आपको मिलती है जो मेरी नहीं है, आप उसको नेशनलाइज कर दीजिए और उसको सरकार ले ले। एलजी साहब का कोई रिप्लाई नहीं है 1.5 साल में, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो कुछ तो होता है, चलो सब मानते हैं हमारा नेता चोर है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ये कि मैं तो इसी दिल्ली में हूँ भाई, कभी ना कभी अगर मेरे पास इतने आलीशान बंगले हैं तो कहीं तो जाता हूँगा, नहीं, लेकिन कहीं तो कुछ करता हूँगा। इनकम टैक्स में अपने 1000-2000 करोड़ रुपए तो दिखाए होंगे। मेरे इनकम टैक्स में शायद टोटल देखो 2-3 साल से तो मैं इनकम टैक्स में नहीं शायद नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास टैक्सेबल इनकम भी नहीं है, मतलब कमाई नहीं है। देखो मेरे पास क्या है, एक खेती की जमीन है भोपाल में जो डिक्लेयर्ड है, आज की नहीं है, वो 96-98 की है। अभी शीला जी वाला मकान है मेरे पास, ठीक है। और आप देखो मानो या ना मानो, ठीक है, और अगर आप चाहो तो मैं पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूं, कभी मैंने सार्वजनिक नहीं किया है क्योंकि मैं अपने जीवन को बेचना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। लेकिन मेरे ऊपर इतना घाटा था कि मेरा एक मकान था भोपाल में जिसको बेच के मैंने अभी घाटा पूरा किया। अगर मेरे पास करोड़ों होता तो कम से कम मैं अपना मकान नहीं बेचता। सारे दस्तावेज अभी भी मेरे पास पड़े हैं, आप किसी को भेज के तहकीकात करवा लो। मैं ये नहीं कहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं वही सामान्य जन हूं जैसे आप हो। मैं 2 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूं, उससे मेरा किचन चलता है, मेरी वाइफ पढ़ाती हैं, वो उसका किचन चलता है, मेरी बेटी अपने अलग से पीजी में रहती है, वो अपना कमाती है, उसका किचन चलता है जी। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, कोई जगह मिल जाए तो मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं इस मंच से सबको कह रहा हूं कि आपको लगता है कोई घर मेरा है, उसको टेक ओवर कर लो, 1 रुपए में बेच दूंगा मैं। आपके नाम एक रिकॉर्ड और है दिल्ली की राजनीति में, कहा जा रहा है दिल्ली के जो नई दिल्ली जो है वहां सीएम के 2 बेटे, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया, और एक दिल्ली का बेटा चुनाव लड़ रहा है। हाँ तो क्या इस सीएम की जो सीट है, नई दिल्ली जो सीट है, वहां से अगला सीएम भी खड़ा निकल के आता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, देखो ऐसा है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी, जिसकी मुझे संभावना नहीं दिखती है, तो भी वो सीएम नहीं बनेंगे जी। क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जिस बेल कंडीशन पर आप आए जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेल कंडीशन में आपको छोड़ा, तो आप ना तो फाइल देख सकते हो, ना अधिकारियों से मीटिंग कर सकते हो, ना आप अधिकारियों को घर बुला सकते हो। तो कोई चीफ मिनिस्टर सिर्फ शीश महल में रहने के लिए तो नहीं शपथ लेता ना, काम करने के लिए लेता है। तो क्या आप बीजेपी के कैंडिडेट को सीएम देखते हैं? नहीं, तो मैं कह रहा हूं केजरीवाल तो बन नहीं सकते जी। जहां तक प्रवेश जी का और मेरा है, ठीक है, उसमें मुझे नहीं लगता है हम दोनों में कोई ऐसी वरीयता है कि हम सीएम बने। बाकी प्रवेश जी और भारतीय जनता पार्टी जाने। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमारा हाईकमांड तय करेगा, और जो भी हाईकमांड तय करेगा वो सीएम बनेगा। बहुत सारे हमारे दर्शकों को पता होगा कि जब 2004 में संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से जीते थे, तो इन्होंने अपनी मां का कर्ज चुकाया था। संदीप दीक्षित मुस्कुरा रहे हैं। आपने लाल बिहारी तिवारी को हराया था जी। और लाल बिहारी तिवारी ने शीला दीक्षित जी को हराया था, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित को हराया है। भाई अगर मानने की इतिहास दोबारा होता तो क्या मां के दूध का कर्ज उतारने का समय आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं। देखो हम राजनीतिक परिवार से रहे, मेरे दादाजी परिवार से बिल्कुल, और हमने हार जीत देखी है। 77 जैसी बुरी हार देखी कांग्रेस की, उसके बाद 89 में राजीव जी के बाद हार देखी, शीला जी उसके बाद 2-3 बार चुनाव लड़ी, हारी, उन्नाव से हारी, यहाँ से हारी,
कन्नौज से हारी, तो हार जीत तो हमने देखी है। और अगर आप राजनीति में हैं तो आपको हार जीत माननी चाहिए, स्वाभाविक है। कोई भी आदमी हार होती है तो ऐसा थोड़ी कि आदमी कोई दिवाली मनाएगा, बुरा लगता है, लेकिन क्या वो बदले की चीज़ है? तो वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। और हाँ, जैसे आपने पहली वाली बात की, ये जरूर है दिल में कि जिन कारणों से जो माहौल बनाकर जो भाषा से इन्होंने हमको हराया वो ठीक नहीं था। वो उसका मैं ये नहीं कहूँगा बदला लेना है, लेकिन उसका जवाब तो देना है। और जब मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ और हर मंच से इनकी आलोचना करता हूँ, इनके आंकड़ों को बताता हूँ, इनके साथ झूठ को बताता हूँ, तो मेरा ये है कि कम से कम रिकॉर्ड तो स्ट्रेट कर दें। अपने माहौल का जिक्र किया है। वर्तमान में दिल्ली में जो माहौल है उसमें देखा जा रहा है कि आप पार्टी भाजपा पे हमलावर है और भाजपा आप पे हमलावर है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी मुखरता से सामने नहीं आ रही है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब साहब मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि शायद जितनी आलोचना केजरीवाल की मैंने की होगी, भारतीय जनता पार्टी तो उसके आसपास भी नहीं हो। तो शीश महल और भ्रष्टाचार को छोड़ के मुझे एक हमला बता दीजिए बीजेपी का जो इनके गवर्नेंस पर आता हो तथ्यों के साथ। एक मुझे आप आर्ग्यूमेंट बता दीजिए आम आदमी पार्टी का जो बीजेपी पे हमलावर हो तथ्यों के साथ। जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से कई बार जब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा, तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपने एमसीडी का रिकॉर्ड डिफेंड करना है। 15 साल तुम काबिज रहे, एमसीडी का सत्यानाश कर दिया, कूड़ों के ढेर बना दिया दिल्ली का, तो तुम्हारी जवाबदेही बनती है ना। डीडीए ने क्या किया पिछले 10 साल से? डीडीए के पास बहुत अधिकार है दिल्ली में, आपको भी मालूम होगा, जो दिल्ली के बाशिंदे वो जानेंगे। आप हाउसिंग कर सकते थे, कॉलोनियाँ बना सकते थे, आप मॉलों के लिए तो ज़मीनें काट रहे हो, हमारी झुग्गी झोपड़ी के रीसेटलमेंट के लिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है। ये 2-3 आर्ग्यूमेंट जब मैं देता हूँ, आपने कभी केजरीवाल से इन बातों पर कभी कोई क्रिटिक सुना है? हाँ, मेरी फाइल नहीं साइन होने दी, मुझे काम नहीं करने दिया, एक ढकोसला, एक माहौल बनाना कि मेरा निकम्मापन मेरा कारण नहीं है, किसी और का है। और उसमें तो मैं सवाल पूछता हूं ना कि केजरीवाल साहब एक ऐसा जवाब मुझे बता दो जहां आपके अपने अधिकार के काम में किसी ने आपकी फाइल रुकवाई। देखो दिल्ली में काम डिले होता है, अगर पार्टी अलग अलग है तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा उसको देखें, कुछ मीन में एक निकाले, जो भारत की राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन 2 महीने नहीं 3 महीने में पास हो जाएगी, 3 महीने नहीं 4 महीने में पास हो जाएगी। ये एक चीज़ बताएं, ऐसी कोई कल्याणकारी चीज़ जो इनको भारत सरकार ने नहीं करने दी अपने अधिकार के अलग। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा बीजेपी का, लेकिन मुझे तो आज तक एक कारण नहीं मिला। भाई आपको जब शराब नीति आपने की तो क्या मना किया बीजेपी ने? अभी जैसे सीएजी की रिपोर्ट आई, दिल्ली वालों को बड़ी अच्छी लगी शराब नीति, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। वो तो है, तो साहब नीति आपको अच्छी लगे ना लगे जी, उसका कारण क्या था? क्या उसका कारण था कि हर आदमी को एक पे एक फ्री मिले, या आपने इतना सस्ता कर दिया कि वो एक पे एक फ्री करके भी पैसे कमा रहा था? बात तो ये है ना। और क्या उसके एवज में रेवेन्यू बढ़ा? क्या उसके एवज में या आपका रेवेन्यू बढ़ा? बात वो हो जाती है। ये कहा जाता है सामान्यतः कि करप्शन तब बनता है जब आप लॉस टू दी एक्सचेकर करते हैं, और लॉस टू दी एक्सचेकर करते हैं जिसमें जनहित नहीं है, किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ है। और ये देखा गया कि इसमें जनहित के कारण सरकार ने पैसा नहीं खोया, व्यक्तिगत स्वार्थ के अंदर खोया। तो आप 1+1 का, सीधी बात है ना भाई साहब, आप मेरा सारा इनकम टैक्स माफ़ कर दो, आज मुझे ज़मीनें फ्री दे दो, आप मुझे मेरी फैक्ट्री फ्री लगवा दो, तो मैं उसमें एम्प्लॉयमेंट कुछ लोगों को फ्री दे दूंगा। तो वो परोपकार है या भ्रष्टाचार को छुपाने के तौर तरीके? चलिए हम अब इस चर्चा को आखिरी पड़ाव पे लेके चलते हैं। ऐसे 5 बातें आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को कोई वोट क्यों दे। देखिए, मैंने 10 साल सांसद के रूप में काम किया, और अगर आप नई दिल्ली घूमेंगे तो एक चीज़ तो आपको पता चल जाएगी कि कुछ काम ये आदमी नहीं कर पाया है, या तो अपने फंड भी नहीं इस्तेमाल कर पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, दिल्ली को जिस तरीके से इसने सत्यानाश किया है, दिल्ली आज करहा रही है, और दिल्ली वो कैपिटल है कि जिसकी अगर गवर्नेंस का तरीका पलटा नहीं और हम वापस बड़े विकास पे नहीं आए तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस को चुनना बहुत बहुत अनिवार्य है। तीसरा, किसी भी राजनीति में एक सभ्यता होती है। हमने लोगों पे हमला भी किया है तो सभ्य तरीके से किया है, इन्होंने सामान्य किसी की तारीफ भी की है तो असभ्य तरीके से की है, तो सभ्यता को वापस लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा, पार्टी का कार्यकर्ता कभी सरकार से फ़ायदा उठाने के लिए नहीं होता। इन्होंने उनको, आपने देखा होगा, अपॉइंटमेंट्स करवा दिए, उनको 2-2 लाख 3-3 लाख की सैलरी अपने लोगों से करवा दी, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। लास्ट चीज़ ये है कि आप मुझ पर 10 साल हर तरीके की इंक्वायरी हो गई होगी, आपने तो देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी है, उसके ऊपर दिल्ली सरकार में अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो फाइलें तो सब इनके पास है, वो तो एलजी के पास नहीं थी।
और ये जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि मेरे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, तो लोकायुक्त तो था। अगर इनके पास कोई गड़बड़ी मिली होती तो लोकायुक्त को भेज देते, वो कर देते, पेपर हिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। तो मेरा तो कम से कम ये साबित हो गया कि 10 साल में कोई एक चींटी भी नहीं खोज पाया कि मेरी गलती हो। आप तो कम से कम 50 में घिरे हो, आप भ्रष्ट हो या नहीं ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन संदेह आप पर है, आज मुझ पे नहीं है। तो ऐसा एक राजनेता चुनना जिसपे कम से कम संदेह भी ना हो। तो चलिए, दिल्ली के सामने बड़ी चुनौती है, ऐसे नेता चुनने हैं जिन पर संदेह ना हो, और हम आपको ऐसे चेहरों से मिलवाते रहेंगे। संदीप जी, बातचीत के लिए नमस्कार। थैंक्स।